हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों जी, आज के इस लेक्चर में हमें एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करनी है। अगेन फ्रॉम योर कंपनी अकाउंट्स। चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और ये भी उन चैप्टरों की लिस्ट में से है जो आपके ओल्ड सिलेबस में सीए इंटर में हुआ करता था, फाउंडेशन में नहीं होता था। अब जो न्यू स्कीम है, न्यू सिलेबस है, उसमें ये चैप्टर आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस में आ गया है। ठीक है, बट इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले इंटर में होता था, फाउंडेशन में आ गया, क्योंकि चैप्टर है बहुत इजी। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर। आज का जो लेक्चर हमारा फोकस होगा वो होगा ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा, जिससे कि क्या है कि आगे के जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है इस चैप्टर का, जो एग्जाम के क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता होगा अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखते आए। आई बिलीव इन नोट्स। तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और लिखता हुआ चलूंगा, और मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप मेरे साथ साथ इसकी नोटिंग करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर नोटिंग नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, बट लेक्चर जरूर देखना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ बच्चों, अगर आप बच्चों मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप फ्रेश पेज पे प्रॉपर सुंदर सुंदर हेडिंग डालिएगा। चैप्टर का नाम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहली तो बात अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की करूं, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, आई थिंक 11th में भी पढ़ा होगा, कहीं आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, कहीं आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। प्रेफरेंस शेयर्स वो टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिली जाती है। कौन सी दो प्रेफरेंशियल राइट्स? पहली होती है प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करना चाहती है तो उनको पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देना होता है। दूसरा होता है प्रेफरेंशियल राइट ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, यानी जब कंपनीज बंद होती हैं तो पहला राइट जो कैपिटल की रीपेमेंट का होता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों का, यानी इक्विटी शेयर्स वालों का पैसा वापस करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पैसा वापस करना होता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमें पढ़ना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब होता है बच्चों जी? व्हाट डज रिडेम्पशन मीन? तो लिखो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो देखो जब प्रेफरेंस शेयर्स वालों का हम पैसा वापस कर देते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो उन्होंने कैपिटल लगाया है प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से, उनको जब उनका पैसा हम वापस कर देते हैं, उनका कैपिटल रीपे कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, तो टेक्निकली इट इज अ रीपेमेंट, बट इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। मैंने आपको शायद पिछले चैप्टर के लेक्चर में भी एक बार आपको बताया होगा कि जब प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पैसा वापस करते हैं उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। इसी प्रकार से जब डिबेंचर होल्डर्स का पैसा हम वापस करते हैं उसको भी हम बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो बेसिकली आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिलेबस में। और जब इक्विटी शेयर्स वालों का हम पैसा वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। अच्छी बात यह कि बायबैक ऑफ शेयर्स आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फाउंडेशन में, वो इंटर में है, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए इन तीनों चीज का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। राइट, ठीक है, तो ये मतलब होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ओके, उसके बाद अब कुछ जानकारी वाली बात, टेक्निकल बात जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड unless they are
फुल्ली पेड अप। तो इस बात को आप अपने बोनस चैप्टर से लिंक कर सकते हो, जहां पे हमने बोनस इशू की अकाउंटिंग करी थी। तो वहां पे भी हम बोलते थे कि अगर आपको किसी शेयर्स के बदले बोनस शेयर्स इशू करने, तो पहले जो शेयर्स हैं, जो ओरिजिनल शेयर्स हैं, उनको फुल्ली पेड होना जरूरी है। मतलब पार्टली पेड शेयर्स के अगेंस्ट बोनस शेयर्स नहीं इशू हो सकते। बिल्कुल सेम वे में बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स की जब बात होती है, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन की जब बात होती है, तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को तभी रिडीम कर सकते हो जब वो फुल्ली पेड है, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका रेलेवेंस आपकी अकाउंटिंग में फिर से आ जाता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको मैं बता दूं, सेक्शन नंबर 55 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, यह बोलता है कि कोई कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती। तो जब आपने बेसिक इंट्रोडक्टरी थ्योरी पढ़ी होगी कंपनी अकाउंट्स की, क्लास 12th में भी पढ़ी होगी और फाउंडेशन में भी पढ़ी होगी, तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े होंगे। कई टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उसमें एक क्लासिफिकेशन होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिनका पैसा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस कर दिया जाएगा, यानी जो रिडीम हो जाएंगे। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा सिर्फ कंपनी की लिक्विडेशन या कंपनी के बंद होने के टाइम ही वापस किया जाएगा, बाकी जिंदगी में उनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 55 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बोलता है कि एक कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो थियोरेटिकली इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइप बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि कंपनी लॉ प्रोहिबिट करता है इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रैक्टिकली कंपनी, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, और साथ ही साथ इस सेक्शन ने यह भी बोला हुआ है कि जो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड जो होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, ये होगा 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई दो बातें मैंने आपको बता दी। पहली, कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा, मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड जो होता है, रिडेम्पशन पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो होता है 20 ईयर्स। मतलब 20 साल के अंदर अंदर जब कंपनी ने इशू कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स, अलॉट कर दिए, उसके बाद 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पैसा वापस करना है, यानी वो रिडीम करना है। क्लियर हो रहा है? हाँ, 20 साल से कम हो सकता है, 10 साल 5 साल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड बता दिया कि 20 साल होता है। ठीक है, ये जानकारी जरूरी है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में इसका क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है। ठीक है जी, यस सर। और यहां पे मैं आपको बोलूंगा, आई वुड सजेस्ट कि यहां पे सेक्शन नंबर याद रखना, कि अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है तो रीजन आपको लिखना होता है, आपको पता है। तो रीजन में अगर आप सेक्शन के साथ लिख दोगे तो आपके रीजन में बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया रीजन बन जाएगा, खुल के आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी सजेशन आपको रहेगी। ठीक है सर, ये भी बात हमको क्लियर हो गई। अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात पे चलेंगे। पहला, मोड्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो अब देखो मुद्दे की बात करना धीरे धीरे हम शुरू करेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन होती है उसके क्या क्या मोड्स होते हैं। तो यहां पे 2 मोड्स होते हैं बच्चों रिडेम्पशन करने के। पहला होता है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये ऑफ कोर्स रिजर्व्स। ठीक है, अंडरस्टूड होता है, प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स, कुछ भी बोल सकते हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ही बेसिकली रिजर्व्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो आपको मैंने बोला 2 मोड्स होते हैं रिडेम्पशन करने के। एक होता है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, इसका मतलब ये बच्चों, इट मींस कि कंपनी को रिडेम्पशन करनी है। देखो, कंपनी को जब रिडेम्पशन करनी है तो बहुत सीधी बात है कि कंपनी को पैसा वापस करना है।
कंपनी को पैसा वापस करना है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, मतलब उनको कुछ पैसा पे करना है, उनको बैंक में पैसा चाहिए, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो कुछ नई इक्विटी शेयर्स मानो इशू कर दे। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, और जो वो पैसा आया उसको यूज करके कंपनी क्या करे, रिडेम्पशन कर दे प्रेफरेंस शेयर्स का, यानी प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा वापस कर दे। तो एक तरफ पैसा आया इशू ऑफ शेयर से, और वो पैसा फिर हमने यूज कर दिया टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आपका पहला मोड हो गया। दूसरा मोड क्या होता है, दूसरा मोड होता है कि कंपनी के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जैसे जनरल रिजर्व है, पीएनएल का बैलेंस है, आप उसको यूज करके, मतलब अपने प्रॉफिट्स में से आप नया पैसा मत मंगवाओ, आप शेयर्स वगैरह इशू करके कुछ नया पैसा मत मंगवाओ, आप जो ऑलरेडी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, उसमें से ही प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा वापस कर दो। तो दो बातें आपकी होगी, दो मोड इस तरह से निकल गए। अब ये दोनों मोड्स में कैटेगराइजेशन करने का क्या मकसद है? पहला तो मकसद है अकाउंटिंग, ऑफ कोर्स दोनों जगह हमारी अकाउंटिंग डिफरेंट चलेगी, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। अकाउंटिंग एंट्रीज तो मैं थोड़ा आगे आपको लेक्चर में ही बताऊंगा, लेकिन उसके लिए उससे भी ज्यादा जो जरूरी है जानना कि ये दो मोड्स अलग अलग करने क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पहला मोड है यानी आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यहां पे आपको कोई भी सीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सीआरआर रिक्वायर्ड। और अगर आप कैपिटलाइजेशन करते हो ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो यहां पे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ सीआरआर। अगेन ये है अंडर सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ के अंदर ही अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो और बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो कंपनीज एक्ट के तहत आपको कुछ सीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट है। सर सीआरआर क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है सीआरआर? तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो अभी इसी के नेक्स्ट पॉइंट में मेरी आपके साथ बहुत ज्यादा चर्चा चलेगी सीआरआर के ऊपर, ठीक है। तो एक तो सीआरआर की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे करनी होती है, एक आपको ये सिखाया जाएगा। ये तो आपको किताबी नॉलेज से भी मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल देख के भी पता लग जाएगा सीआरआर कैसे बनता है। स्टडी मटेरियल से आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं समझ आ पाएगा कि सीआरआर बनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है कि प्रॉफिट्स को अगर आप यूज करके रिडेम्पशन कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाना है। वो आपके लिए कॉन्सेप्चुअली जानना जरूरी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत सारी जगह आपको ये नॉलेज नहीं मिल पाती, तो इसलिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। तो मेरी नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो सीआरआर के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो देखो दो मोड्स हो गए मेरे, या तो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या फिर दूसरा मोड हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। क्या सर जरूरी है कि हम पूरी रिडेम्पशन दोनों में से कोई एक मोड से करें, या फिर हम दोनों मोड्स को के कॉम्बिनेशन को यूज करके भी कर सकते हैं? यानी कुछ मानो 40% रिडेम्पशन के लिए मैंने शेयर्स इशू करके पैसा मंगवा लिया और उस पैसे को यूज कर लिया, और बैलेंस 60% रिडेम्पशन के लिए मैंने अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को यूज कर दिया। तो क्या हम दोनों मोड्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बच्चों बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसके नीचे लिख लेना, और या तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ मोड 1 से करो, या स्पेसिफिकली मोड 2 से करो, या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, कि थोड़ा सा रिडेम्पशन करने के लिए आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर लो, और बाकी रिडेम्पशन करने के लिए आप अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यूज कर लो। तो वहां पे देखो वही बात होगी, अगर मतलब जो रिडेम्पशन आप प्रॉफिट्स में से कर रहे हो सिर्फ उसी पार्ट के लिए आपको सीआरआर की जरूरत पड़ेगी। जो रिडेम्पशन इशू ऑफ शेयर से हो रहा है उसके लिए आपको कोई भी सीआरआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको सीआरआर कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवा दिया जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। क्लियर हो गया? तो फटाफट से मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं बच्चा सीआरआर के बारे में। तो नेक्स्ट एरो में ही लिख देते हैं, तो एक बार फुल फॉर्म लिख देते हैं बच्चों। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपने आई एम श्योर ये टर्म सुनी होगी क्लास 12 में, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ते थे तो वहां पे एक हेड होता था रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वहां पे आपको बहुत सारे रिजर्व्स के एग्जांपल्स बताए जाते थे, उसमें से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी होता था, और फॉर दैट मैटर एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी होता था।
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की बात करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में। इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की। एंड आई वुड एडवाइस कि आप इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों, बिकॉज सीआरआर इस चैप्टर के अलावा इंटर में जब आप कल को बड़े बच्चे हो जाओगे, एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे इंटर में जाके, वहां पे आप जब बायबैक ऑफ चैप्टर शेयर्स का चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे भी सेम सीआरआर की बात आएगी, वहां पे भी सीआरआर बनाने की बात आएगी। तो अगर आपको अभी कॉन्सेप्चुअली पता होगा कि सीआरआर कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो आपको वहां पे भी आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सर। तो मेरी अगली बहुत सारा जो टाइम है, बहुत सारा था मतलब बहुत भी ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा जो मैं टाइम डिवोट करूंगा वो इस सीआरआर पे करूंगा। हम सीआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, सीआरआर के पीछे का लॉजिक सीखेंगे, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग सीआरआर की कैलकुलेशन भी करके देखेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल सवालों में सीआरआर कैलकुलेट करना होता है, आपको सीआरआर बनाना होता है। ध्यान रखना, अभी मैं कोई अकाउंटिंग एंट्रीज की बात नहीं कर रहा, वो मैं एक साथ कर लूंगा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो सीआरआर क्या होता है बच्चों? इट इज अ स्पेशल रिजर्व। इट इज अ स्पेशल रिजर्व created under law to protect the interest of outsiders। तो सीआरआर आपको कानून के तहत क्यों बनाना पड़ता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। ट्रस्ट मी, आप बहुत सारे अगर इंटर के बच्चों से भी पूछोगे ना सीआरआर क्यों बनता है, बहुत सारे बच्चे आपको सीआरआर के पीछे का लॉजिक ही नहीं बता पाएंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि सीआरआर बनाने के पीछे क्या काम है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब हो गया आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज, बाहर की जो लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे डिबेंचर्स आपकी बाहर की लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक का लोन हो गया, एटसेट्रा, है ना। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सीआरआर बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बताऊंगा, अभी विद एग्जांपल बताऊंगा, चिंता मत करना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अगला पॉइंट जो है, जो सीआरआर बनता है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो ये फ्री रिजर्व से बनता है, राइट। तो जब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो आपको वो दिख भी जाएगा कि सीआरआर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्री रिजर्व्स। दूसरा, सर सीआरआर का यूज क्या होता है? मेरे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ गया, इसका यूज क्या होता है? तो अगर आपने बोनस इशू का चैप्टर पढ़ लिया है, चाहे मेरे लेक्चर से चाहे कहीं से भी, तो आपको सीआरआर का यूज पता होगा। सीआरआर का इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही यूज है, एक ही मकसद के लिए जन्मा है भाई सीआरआर, और कोई पर्पस नहीं है इसका। तो इट कैन बी यूज्ड ओनली for the purpose of issue of fully paid bonus shares। ब्रैकेट में दैट इज, it cannot be used to distribute dividend or writing off any expenditure or losses। इसका सिंपल मतलब यह हो गया कि सीआरआर एक फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है, सीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व, एक स्पेशल रिजर्व है जिसका सिर्फ एक ही यूज हो सकता है, ये सिर्फ यूज हो सकता है फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। तो आज नहीं तो कल जो सीआरआर है वो कन्वर्ट ही हो जाएगा शेयर में, ये इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बोनस शेयर्स के लिए इशू हो सकता है। ना ही आप इसको यूज करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकते हैं, ना ही आप इसको यूज करके कोई खर्चे या कोई लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये क्लियर है। अगली बात, सर सीआरआर कैसे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर
टू बी क्रिएटेड ऑन redemption of preference shares। बहुत सिंपल है बच्चों, छोटा सा एक फॉर्मूला लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू, ब्रैकेट में अपनी समझ के लिए लिख लो, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड माइनस लेस नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोले तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन। ठीक है, और ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है बच्चों, कि हम यहां पे पहले देखते हैं भाई कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने, कितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगा वो तो फेस वैल्यू से कम होगा ना, आपको अच्छे से पता है जो बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल वाला पोर्शन होता है इसमें सिर्फ फेस वैल्यू आता है, तो मेरा जो एक्चुअली कैपिटल कम होगा वो फेस वैल्यू से कम होगा, इसलिए हमें कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ फेस वैल्यू वाला पोर्शन देखना है प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, आपको आगे बताया जाएगा कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे भी रिडीम किया जा सकता है, 100 रुपए की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को 110 भी रिपे किया जा सकता है, लेकिन वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा रिपे किया जाता है रिडेम्पशन के टाइम, वो कंपनी के लिए एक लॉस होता है, वो लॉस अलग से राइट ऑफ कर देती है कंपनी। तो उनका जो शेयर कैपिटल पोर्शन है, जो शेयर कम हो रहा है, वो जो कैपिटल कम हो रहा है वो फेस वैल्यू से कम हो रहा है, और माइनस किया हमने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन। क्यों किया? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है भाई अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स यूज करके, इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसीड्स यूज करके कर रहे हो रिडेम्पशन, तो कोई सीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं। तो अगर आपने मानो कोई कॉम्बिनेशन यूज किया, हमने बोला था मोड 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है, तो अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो आपको उस पोर्शन के लिए सीआरआर नहीं बनाना जो पोर्शन इश्यू ऑफ शेयर्स से आप रिडीम कर रहे हो। इसलिए हमने उसका जो प्रोसीड्स है, नॉमिनल वैल्यू है बेसिकली जो शेयर्स इश्यू हुए, उसकी जो वैल्यू है वो हमने यहां पे लेस कर दी, ताकि अल्टीमेटली सीआरआर उस अमाउंट का ही बने, उस अमाउंट का बने जो अमाउंट बेसिकली रिडीम हो रहा है आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब यहां पे भी मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू, मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा वहां पे और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, बट यहां पे भी मैंने बोला कि अगर शेयर इशू कर रहे हो सिर्फ उसका नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ही लेना लेस करने के लिए। अगेन उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर शेयर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो फॉर रिडेम्पशन, तो उसका जो प्रीमियम वाला पोर्शन है जो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हो, अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री पता है, उस प्रीमियम को तो आप रिडेम्पशन के लिए यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अच्छे से पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो जो यूज है वो सिर्फ 5 यूजेस हैं जो सेक्शन 52 में बताए गए। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल रिडेम्पशन करने के लिए, लिखना नहीं है समझना, बाकी एग्जाम्पल से और क्लैरिटी मिलेगी, 100 रुपए के फेस वैल्यू के मैंने शेयर्स इशू करे रिडेम्पशन के लिए, लेकिन ये करे मैंने 120 रुपए पे, यानी मैंने 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया। तो अगर मैंने ये जो 120 रुपए मंगवाए, मेरे बैंक में तो 120 रुपए है, इसमें से जो 100 रुपए का फेस वैल्यू है यही मैं यूज कर सकता हूं अपना रिडेम्पशन के लिए, क्योंकि जो 20 रुपए का प्रीमियम है, अगर आपको सेक्शन 52 के 5 यूजेस पता होंगे तो देख लेना, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिडेम्पशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, हम प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए कर सकते, वो एक अलग कहानी है, लेकिन रिडेम्पशन करने के लिए नहीं कर सकते, हम कैपिटल का पैसा वापस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये तो हम रिडेम्पशन करने के लिए यूज कर ही नहीं सकते। तो इवन अगर आप जो इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो प्रीमियम पे कर रहे हो, डिस्काउंट पे तो शेयर्स इशू हो ही नहीं सकते, तो आपको क्लियर है, लेकिन अगर आप इवन प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप सिर्फ जो 100 रुपए फेस वैल्यू वाला पार्ट है वो ही रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए हम लोग जो यहाँ लेस करते हैं वो सिर्फ फेस वैल्यू वाला पार्ट ही लेस करते हैं, पूरा 120 रुपए नहीं लेस करेंगे, हम सिर्फ 100 रुपए ही लेस करेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। बाकी क्लैरिटी ऑफ कोर्स एग्जाम्पल से आ जाएगी। मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपका बेस बिल्डिंग करना चाहता हूं, मैं बेस बिल्डिंग लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको एग्जाम में ना ही करना है, ना ही आपसे कोई ये बेस बिल्डिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं ये कोई एग्जाम में पूछने भी नहीं वाला, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है कि सीआरआर हम क्यों बनाते हैं। हमने बोला
कि यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट, तो वो आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है ये बताने के लिए मैं ये बेस बिल्डिंग करा। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, बस समझ लें। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मैं बच्चों एक बिल्कुल बेसिक रफ बैलेंस शीट बना रहा हूं किसी कंपनी की। ठीक है, नॉर्मल टी शेप फॉर्मेट में बना रहा हूं क्योंकि हमें टी शेप फॉर्मेट में थोड़ा क्लियरली चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। देखो लाइबिलिटी साइड में मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल, यह है 32 रुपीज का। फिर बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यह है 8 रुपए का। फिर बोलो फ्री रिजर्व्स। ठीक है, फ्री रिजर्व्स का मतलब मैं पिछले चैप्टर बोनस इशू का जो चैप्टर था उसमें मीनिंग बता भी चुका था, लिख भी चुका था। फ्री रिजर्व्स मतलब वो रिजर्व्स होते हैं जिसको यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड किया जा सकता है, जो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है शेयर होल्डर्स में, उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व्स है मेरे 20 रुपए के। इसके बाद क्रेडिटर्स है मेरे पास, क्रेडिटर्स है मानो मेरे पास 40 रुपीज के। ठीक है, आप ये रुपीज इन करोड़ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मानो ये 40 रुपीज के। क्रेडिटर्स जो होते हैं बच्चों ये मेरे आउटसाइडर्स होते हैं, ये हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, ये मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। राइट, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया 40 प्लस 60, ये 100 लाख 100 करोड़ जो भी है 100 रुपए का बैलेंस शीट का टोटल हो गया। एसेट साइड में हम बोल देते हैं सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट इसमें सब आ गए मानो इंक्लूडिंग बैंक। ठीक है, तो जो भी एसेट्स है मानो सब मिला के जो सन्ड्री एसेट्स है सब मेरे 100 रुपीज के हैं। तो ये मेरी एक बेसिक रफ बैलेंस शीट है। अब बात समझना मेरी अच्छे से, आप क्रेडिटर्स के नजरिए से देखना। ठीक है, आप मानो आप क्रेडिटर्स हो, क्रेडिटर्स देख रहा है इस बैलेंस शीट को, मानो देख रहा है। क्रेडिटर क्या सोचेगा, देखो कंपनी के पास 100 रुपीज के एसेट है, सिंप्लिसिटी के लिए आप मानो इस 100 रुपए के सारा बैंक बैलेंस, सिंप्लिसिटी के लिए। तो कंपनी के पास मानो 100 रुपीज के एसेट है, 100 रुपीज का बैंक बैलेंस है। तो क्रेडिटर सोच रहा है कि मेरी इस 100 रुपीज के बैंक बैलेंस से कितनी मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है, मेरी जो उधारी है, जो मेरा डेट है कंपनी की तरफ, उसके अगेंस्ट मुझे 100 रुपीज के बैंक बैलेंस से कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो क्रेडिटर क्या सोचेगा, वो बोलेगा देखो 100 रुपए बैंक में पैसा तो पड़ा है कंपनी के, लेकिन कंपनी के पास 20 रुपए के फ्री रिजर्व्स भी हैं, यानी कंपनी मजे से ये 20 रुपए तक का डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांट सकती है, उनको कोई रोक नहीं है। तो अगर 100 रुपए का बैंक बैलेंस है और कल को कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड बांट देती है, तो कंपनी के पास एक्चुअली में नोशनली पैसा बचेगा कितना, 80 रुपए का ही बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब क्रेडिटर इस 80 रुपए को देखेगा कि भाई 100 रुपए में से 20 रुपए का अगर डिविडेंड बढ़ गया शेयर होल्डर्स में, तो कंपनी के पास 80 रुपए ही बचेंगे। तो उसको वो बोलेगा देखो मेरी 40 रुपीज का डेट है और इफेक्टिवली 80 रुपए का बैंक बैलेंस है, तो मेरे को कहीं ना कहीं 2 टाइम्स प्रोटेक्शन मिल रही है, मेरे डेट के अगेंस्ट मेरी 2 गुना मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है। पहले पॉइंट क्लियर हो गया कि हम बोल रहे हैं कि क्रेडिटर को 2 टाइम्स प्रोटेक्शन मिल रही है उसके डेट के अगेंस्ट। अब एक नया सिनेरियो बनाते हैं, फिर से मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, फिर से मैं एक रफ बैलेंस शीट बनाता हूं। ठीक है, तो एक नई रफ बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। मैंने बोला मानो अब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए, तो अगर कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कितने रुपए का था, 8 रुपए का था, अब ये कंपनी इसको रिडीम कर ली, तो व्हाट विल बी द रिवाइज्ड पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब रिवाइज्ड पोजीशन क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल तो चलो अभी भी 32 रुपए का एज इट इज है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले था 8 रुपए का, लेकिन अभी 0 हो जाएगा, है ना। 8 रुपए का पहले था, अब जब वो रिडीम हो गए तो 8 रुपए का खत्म हो गया, तो अभी 0 हो गया। फ्री रिजर्व्स पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, कंपनी की फ्री रिजर्व अभी भी एज इट इज पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स का तो अभी तक कोई रोल नहीं आया। ठीक है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं आपके, मानो क्या मतलब 40 रुपीज के थे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया, ये अभी भी 40 रुपीज का है। तो अब बैलेंस शीट का देखो टोटल कितना हो गया, अब बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 92। तो इसका मतलब सन्ड्री एसेट्स कितने होंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको बैंक समझ रहे कि ये बैंक है, कितना पैसा पड़ा होगा एसेट्स में 92। तो अब ये देखो क्रेडिटर दोबारा से एनालाइज करें, अब क्रेडिटर क्या सोचेगा, देखो
बैंक में 92 रुपीज का पैसा पड़ा है, बैंक बैलेंस है 92 का। अभी भी कंपनी के पास 20 रुपीज के फ्री रिजर्व्स हैं, अभी भी कंपनी के पास 20 रुपीज के फ्री रिजर्व है, यानी कंपनी अभी भी बिल्कुल दिल खोल के 20 रुपए तक डिविडेंड बांट सकती है शेयर होल्डर्स में। तो अगर कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड बांट देती है तो इफेक्टिवली बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 72 रुपीज का। अब फिर से क्रेडिटर एनालाइज करेगा कि मुझे कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है 72 रुपीज से, कि इस इफेक्टिव बैंक बैलेंस से अब मुझे किस हद तक प्रोटेक्शन मिल रही है। तो उसका डेट, उसकी उधारी 40 रुपीज की है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, अब ये आएगा 1.8 टाइम्स। यानी बच्चों रिडेम्पशन से पहले क्रेडिटर को 2 गुना प्रोटेक्शन मिल रही थी, 2 टाइम्स। रिडेम्पशन किया और रिडेम्पशन मानो प्रॉफिट्स में से किया। भाई प्रॉफिट्स में से हम सिर्फ समझ रहे हैं, हम क्योंकि सीआरआर की बात कर रहे हैं, यानी हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट्स में से रिडेम्पशन किया। अगर जो प्रॉफिट्स में से नहीं किया तो क्या होगा, तो मैं अभी चलो बाद में बता दूंगा। ये हम मान रहे कि कंपनी ने कोई नए शेयर्स वगैरह नहीं इशू करे, अपने जो भी प्रॉफिट्स में थे जो रिडेम्पशन करी, ठीक है। यानी प्रॉफिट्स में से मतलब जो कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ था उसमें से रिडेम्पशन करा। अच्छा एक बात और समझना, ये जो 92 रुपीज का बैलेंस आया, ये बैलेंस आया कैसे। ओरिजिनली बैंक बैलेंस 100 रुपए का था। जब कंपनी ने 8 रुपए का रिडेम्पशन कर दिया, जब कंपनी ने 8 रुपए का रिडेम्पशन करा होगा तो 8 रुपए से बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। भाई रिडेम्पशन कहां से किया, बैंक से ही तो किया, तो बैंक में से 8 रुपए चला गया। तो अब बैंक में 92 रुपीज पड़ा है, उसमें से और मैंने बोला कि कंपनी 20 रुपए के फ्री रिजर्व हैं, क्योंकि 20 रुपए के डिविडेंड और बांट देगी तो 72 का ही इफेक्टिव बैलेंस रह जाएगा। तो अब क्रेडिटर के दिमाग में आ रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन कम हो गई 1.8 टाइम्स। 2 टाइम्स पहले थी, अब रिडेम्पशन करने की वजह से 1.8 टाइम्स हो गई। तो अब आपको नजर आया कि अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से ही रिडेम्पशन करती है तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है क्रेडिटर की या आउटसाइडर्स की वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। 2 टाइम्स थी, अब 1.8 टाइम्स हो गई। तो अब इसी सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए यानी क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी लॉ सामने आया, उसने प्रोविजन बोला। अब देखना, उसने बोला ठीक है आप रिडेम्पशन कर लो ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप 8 रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लो। अगर जो ये 8 रुपए आप शेयर्स इशू करके मंगवा के फिर दे रहे हो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ये 8 रुपए अपने खुद के फंड्स में से कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं अपने प्रॉफिट्स में से कर रहे हो, तो फिर आपको एक काम करना है। आपने जितने भी फेस वैल्यू की रिडेम्पशन करी प्रेफरेंस शेयर्स की, इतने का ही सीआरआर बनाना है, वो भी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। हमने क्या बोला था, सीआरआर बनता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। अब ये करने की वजह से अब मेरी देखो बैलेंस शीट कैसी हो जाएगी। फिर से एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं। अब के हम सीआरआर जो कंपनीज एक्ट ने बोला है उसको कंसिडर करके फिर हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं, नई पोजीशन को एनालाइज करते हैं। देखो तो अब कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं सर, ये तो 32 रुपए ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं सर, ये तो 0 हो गए, 8 रुपए के थे वो 8 रुपए रीपे हो गए। और अब कंपनी के फ्री रिजर्व्स कितने हैं, ध्यान से, अब फ्री रिजर्व्स कितने हैं सर, पहले फ्री रिजर्व्स 20 रुपए के थे, लेकिन उसमें से हमने 8 रुपए का क्या बना दिया, सीआरआर फ्री रिजर्व्स में से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने 8 रुपए से अपनी फ्री रिजर्व्स कम कर दिए। मैंने अपने फ्री रिजर्व्स को 8 रुपए का फ्री रिजर्व बेसिकली ब्लॉक कर दिया, इसको बोलते हैं। तो ये अब मेरे फ्री रिजर्व्स 12 रुपए के हो गए और इसकी जगह एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो कि अगेन एक रिजर्व ही है, ये 8 रुपए का आ गया। तो टोटलिटी में अभी भी मेरे रिजर्व्स अगर टोटल में देखोगे तो 20 रुपए ही चल रहे हैं। उस 20 रुपए में से मैंने क्या किया, 8 रुपए का रिजर्व मैंने जो फ्री रिजर्व था वो ब्लॉक कर दिया, उसको मैंने फ्री रिजर्व से हटा के रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में डाल दिया। अब वो फ्री रिजर्व नहीं है, तो मेरे पास अब 12 रुपए के ही फ्री रिजर्व बच गए। इसके अलावा क्रेडिटर्स तो हमारे थे ही जो बेसिकली आउटसाइडर्स थे 40 रुपीज के। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 2060, अभी भी 92 है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे सन्ड्री एसेट्स, सिंप्लिसिटी के लिए हमने बोला बैंक बैलेंस कितना है 92 है। और ये 92 आया कैसे, वही भाई 100 रुपए के ओरिजिनली बैंक बैलेंस था, 8 रुपए का हमने रिडेम्पशन कर दिया, 8 रुपए पे कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स वालों को,
तो अब 92 रुपीज ही बैंक बैलेंस में पड़े। अब फिर से क्रेडिटर हमारा बैठ के एनालिसिस करेगा इस सिचुएशन को। वो बोलेगा देखो बैंक में पैसा है 92 रुपीज का, अब कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड बांट सकती है? अब कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड नहीं बांट सकती। अब कंपनी के पास 12 रुपए के ही फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वही बचे हैं। 8 रुपए के फ्री रिजर्व से ब्लॉक हो गए, सीआरआर में चले गए। तो अब कंपनी सिर्फ 12 रुपए का ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिविडेंड बांट सकती है। तो अब इफेक्टिव बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा डिविडेंड बांटने के बाद? 80 रुपए का। क्रेडिटर की उधारी कितने रुपए की है? 40 रुपीज की। तो अब देखो कितनी प्रोटेक्शन मिल गई क्रेडिटर्स को? 2 टाइम्स। यानी जो रिडेम्पशन से पहले जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी 2 टाइम्स की, बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर, वापस से जो क्रेडिटर या आउटसाइडर की जो प्रोटेक्शन है वो 2 टाइम्स ही हो गई। तो ये कहानी है बच्चों सीआरआर की, ये कहानी है सीआरआर की। सर एक बात बताओ, अगर कंपनी शेयर्स इशू करके, अगर कंपनी शेयर्स नए शेयर इशू करके रिडेम्पशन करती है तो क्यों जरूरत नहीं है सीआरआर की? आपने क्यों बोला कि अगर फ्रेश इशू से आप अपनी रिडेम्पशन कर रहे हो तो सीआरआर की जरूरत नहीं है? तो एक सिनेरियो और लास्ट सिनेरियो बेस बिल्डिंग के लिए ले लेते हैं। अब हम मानते हैं जो रिडेम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का, बेसिकली 8 रुपए का, इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है इक्विटी शेयर्स इतने ही रुपए की, 8 रुपए की, 8 रुपए के ही शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। तो अगर ये हुआ तो फिर हमारी क्या होगी सिचुएशन? अब फिर से बैलेंस शीट रिवाइज करो कि अब के मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट्स में से नहीं कर रही कंपनी 8 रुपए रिडीम करने के लिए 8 रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। तो नई सिचुएशन क्या होगी देखो। तो अब के इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का हो जाएगा? पहले कितने रुपए का चल रहा था अभी तक हमारा सारे एग्जांपल्स में? 32 रुपीज का। और 8 रुपए के नए शेयर्स आ गए, 8 रुपए के नए इक्विटी शेयर्स आ गए इशू की वजह से। तो अब इक्विटी शेयर्स हो गए 40 रुपीज के। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल तो 0 हो गया क्योंकि वो रिडीम हो गया। अब फ्री रिजर्व्स कितने होंगे? सर क्योंकि फ्रेश इशू करा है कंपनी ने तो अब सीआरआर की तो जरूरत नहीं, नो सीआरआर रिक्वायर्ड, हमने यही सीखा। तो इसका मतलब अब मेरे फ्री रिजर्व वापस 20 रुपए हो गए। अब 8 रुपए का कोई सीआरआर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं? क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं? सर क्रेडिटर्स थे तो 40 रुपीज के। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया? बैलेंस शीट का टोटल आ गया 100 रुपीज का। ठीक है। सन्ड्री एसेट्स कितने हो गए? सिंप्लिसिटी के लिए हम दिमाग में सोचेंगे कि बैंक बैलेंस है, तो वैसे तो बैलेंसिंग फिगर में भी आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे सोचो ओरिजिनली 100 थे, ओरिजिनली 100 रुपीज थे, 8 रुपए का शेयर इशू करा तो 8 रुपए से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और फिर 8 रुपए से रिडेम्पशन भी कर दी तो 8 रुपए से मेरा बैंक बैलेंस कम भी हो गया। तो आफ्टर रिडेम्पशन बिकॉज मैंने शेयर इशू भी करे तो मेरे पास अभी भी बैंक बैलेंस में कितना पैसा पड़ा है? 100 रुपीज पड़ा है। तो अब कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है? क्रेडिटर को चेक कर लो, 100 रुपीज का बैंक बैलेंस है, 20 रुपए के फ्री रिजर्व है, तो 20 रुपए का डिविडेंड बांटने की क्षमता रखती है कंपनी, तो इफेक्टिवली 80 रुपए का बैंक बैलेंस है। और कितने रुपए का डेट है क्रेडिटर का? 40 रुपीज का। तो अभी भी मेरी प्रोटेक्शन कितनी है? 2 टाइम्स। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट बना कि अगर फ्रेश इशू शेयर्स करके, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से रिडेम्पशन कर रहे हो तो फिर आपको सीआरआर बनाने की जरूरत है। ठीक है। तो ये आपकी बच्चों एनालिसिस हो गई खत्म। तो आई होप अब आपको सीआरआर का मतलब समझ आ गया, क्या कहानी है उसके पीछे, क्या थिंकिंग है उसके पीछे। ठीक है। यस सर, ये बात हमको क्लियर हो गई। तो सर एक बार आप हमें थोड़ा एग्जाम्पल्स करा लो कि हम सीआरआर कैलकुलेट करने में भी एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ करूंगा, इससे क्या होगा आपको सीआरआर कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1। तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड ₹4 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने का मतलब बच्चों ये अंडरस्टूड होता है कि मैं आपको ये फेस वैल्यू बता रहा हूं और ये रिडेम्पशन हो रही है एट पार, मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को हम 100 रुपए ही दे रहे हैं। तो 4 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स को हम 4 लाख रुपए ही दे रहे हैं, प्रीमियम नहीं दे रहे कुछ ऊपर से। अच्छा, फ्रेश इशू कितना है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, मैंने बोला कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू करे, ऑफ कोर्स फॉर रिडेम्पशन कितने करे? 30,000 शेयर्स इशू करे ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू के, और इशू करे एट पार। इशू करे एट पार। आपको कैलकुलेट करना है CRR। तो बच्चों CRR कैलकुलेशन में सिर्फ दो मेन बात है, कैसे निकालना है? आपको लेना है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, सिर्फ फेस वैल्यू लेना है। तो कितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए सर? 4 लाख रुपए के। लेस आपको लेना है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडीम्ड। तो ये कितना आएगा? 30,000 शेयर्स हैं इक्विटी शेयर जो इशू हुए। ओहो, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिडीम लिख दिया, कोई बात नहीं, सर को माफ कर देना बच्चों, सर कभी कभी उटपटांग हरकतें कर देते हैं, मेरी वो हैबिट है, तो माफ कर देना मेरे। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू, तो 30,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपए की फेस वैल्यू है एक शेयर की, तो टोटल फेस वैल्यू हो गई 3 लाख। तो कितने रुपए का बच्चों CRR बनाने की जरूरत है? सर CRR बनेगा सिर्फ 1 लाख रुपए का। अगर जो फ्रेश इशू हो ही नहीं रहा शेयर्स का, फिर तो परेशानी खत्म भाई। अगर शेयर्स इशू ही नहीं हो रहे फिर तो दिक्कत ही खत्म, फिर तो परेशानी खत्म। फिर तो जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे उतनी ही आप बना लोगे, क्या उतने की आप लोग बना लोगे CRR। थोड़ी कंफ्यूजन जो अराइज होनी शुरू होती है वो तब होती है जब रिडेम्पशन हो रही हो और कुछ फ्रेश इशू भी हो रहा हो, तब परेशानी आने लगती है कि सर कैसे CRR निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको बस उतना ही पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड। तो अभी भी 4 लाख रुपए के, वही मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड लिखने का मतलब है कि फेस वैल्यू है। अब के मैंने बोला रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम। अब के रिडेम्पशन कितनी हो रही है, मतलब किस पे हो रही है? प्रीमियम पे हो रही है 10%, मतलब 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट हम 40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो टोटल कितना दे रहे होंगे? टोटल हम 4,40,000 दे रहे होंगे। इसके अलावा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, मैंने बोला 30,000 मैंने शेयर्स इशू करे 10 रुपए ईच के, और अभी भी मैंने इशू करे एट पार। कैलकुलेट करो CRR, कैलकुलेट करो CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितनी बनेगी रिडेम्पशन पे, ये निकालो। तो भाई वैसे देखा जाए तो आपके मन से आवाज आएगी सर 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, ये तो फेस वैल्यू है, इनको हम 10% का प्रीमियम दे रहे हैं, यानी 4 लाख का 10% 40,000 इनको हम प्रीमियम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम टोटल पैसा तो दे रहे हैं 4,40,000। लेकिन CRR की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या बताया गया? सर CRR के लिए भाड़ में जाए प्रीमियम, सिर्फ हमें कंसिडर करना है नॉमिनल वैल्यू, हमें कंसिडर करना है फेस वैल्यू। उसके पीछे का रीजन भी वैसे मैं बता चुका, अब जो भी रीजन रहा छोड़ो, आपको तो मुद्दे पे आना है। तो आपको तो लेना है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। इवन दो रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, हमको सिर्फ 4 लाख का फेस वैल्यू देखना है। CRR की कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग करते वक्त देख लेंगे, वो अलग कहानी। CRR के लिए बता रहे हैं हम लोग, है ना। लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, तो वही बात है भाई, 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे
₹10 ईच की फेस वैल्यू है, तो टोटल कितनी फेस वैल्यू हो गई? 3 लाख की। तो इसका मतलब मेरा सीआरआर कितने रुपए का बन गया? 1 लाख रुपीज का। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3, ये लास्ट एग्जाम्पल लेके चलेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रही है। अगेन सेम फिगर ले रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात पता लग जाएगी। मतलब मैं आपको अल्टीमेटली सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि प्रीमियम चाहे रिडेम्पशन पे हो, प्रीमियम चाहे इशू हो, हमें सीआरआर के लिए सिर्फ फेस वैल्यू देखना है, ठीक है। रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम, राइट। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो हमने 30,000 शेयर्स इशू करे ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम, 20% के प्रीमियम पे इशू करा। इन अदर वर्ड्स ₹10 का शेयर हमने कितने पे किया होगा? ₹2 के प्रीमियम पे इशू करा होगा, यानी कि ₹12 पे करा होगा, राइट। कैलकुलेट सीआरआर। भाई भूल जाओ, प्रीमियम को गोली मारो सीआरआर के लिए। आप सिर्फ देखो कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। सर 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। 40,000 प्रीमियम पे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस। फिर आप बस चेक करो कितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो इवन दो अगर आप वैसे देखोगे, यहां ₹10 का शेयर ₹2 के प्रीमियम पे हो रहा है, लेकिन आपको सीआरआर की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ क्या लेना है? ₹10 का फेस वैल्यू, प्रीमियम का यहां कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 30,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, ₹10 का प्रीमियम है। तो कितना टोटल फेस वैल्यू हो गया, या टोटल कितना नॉमिनल वैल्यू हो गया? 3 लाख का। तो सीआरआर कितना बन गया? 1 लाख रुपीज का। ये मेरा सीआरआर बन गया, ठीक है। तो अब आपको कभी भी बच्चों कंफ्यूज नहीं हो रहा सीआरआर की कैलकुलेशन में। सीआरआर की कैलकुलेशन में नेवर गेट कंफ्यूज। तो ये पहले तो भाई मेरी पूरी चर्चा थी रिगार्डिंग सीआरआर। तो सीआरआर कैसे कैलकुलेट करना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है, पूरी हमने इसकी खाल उतार दी भाई। अब मुझे लगता है कि सीआरआर के ऊपर और मुझे चर्चा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन जाएगा, ऑफ कोर्स करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसा भी घुमा के बन जाए, तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना दे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है। तो हमको कुछ रटी हुई चीजें करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम सीधा सीधा अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बच्चों अब मैं आगे स्टेप में मतलब आगे बढ़ना चाहूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहूंगा, जो एक्चुअली में आपको सीखना है जर्नल एंट्रीज रिडेम्पशन को लेके। जर्नल एंट्रीज रिडेम्पशन को लेके, ठीक है। पहली एंट्री फॉर फाइनल कॉल, फॉर फाइनल कॉल इन केस ऑफ पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। तो बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिडेम्पशन जो होगी प्रेफरेंस शेयर्स की, वो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स की होगी। यानी अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है तो पहले उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। बोनस में भी हमने डिट्टो सेम बात बोली थी, अगर इक्विटी शेयर जो ओरिजिनल है तो पार्टली पेड है, तो बोनस से पहले उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। तो वैसे मुझे फाइनल कॉल की एंट्री लिखवानी तो नहीं चाहिए, बोनस के चैप्टर में तो मैंने लिखी भी नहीं थी, मैंने सीधा क्वेश्चन में करा था, बट फिर भी मैं क्लैरिटी के लिए पूरा फुल कवरेज करने के लिए यहां पे लिख देता हूं। फाइनल कॉल की एंट्री वैसे आप इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में पढ़ लेते हो। तो क्या एंट्री होगी? पहले आप मंगवाओगे फाइनल कॉल, तो प्रेफरेंस शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, वट एवर जनरली हम यूज करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, वर्ड लगा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको रिडीमेबल वर्ड लगा देना चाहिए। नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत परेशानी हो जाएगी, बट बेटर है लगा देना, इंस्टीट्यूट भी लगाता है। ठीक है, तो जितनी भी परसेंट है भाई, 10%, 8%, जो भी डिविडेंड का रेट होता है वो प्रीफिक्स होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऑफ कोर्स अगर फॉर खुदा ना खास्ता फाइनल कॉल में प्रीमियम भी चिपका हुआ है तो भाई आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट करना है। ये आप इश्यू ऑफ शेयर्स में अच्छे से देख चुके भाई, इसमें मैं कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। अगर कोई प्रीमियम भी चिपका हुआ है फाइनल कॉल के पैसे में तो फिर यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो ये तो पहली एंट्री होती है। और जब पैसा मिल जाता है फाइनल कॉल का तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हो गई? यस सर। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, सेकेंड एंट्री फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी फ्रेश इशू करती है शेयर्स की तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर फ्रेश इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे हो रहा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। है ना, आपको अच्छे से पता है, यहां फेस वैल्यू आता है, यहां प्रीमियम आता है। क्लियर हो गया? तो ये वो वाला फ्रेश इशू है जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि फ्रेश इशू कंपनी कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू है तो आपको उसकी भी पहले एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी होती है। मतलब क्वेश्चन में कई बार कहानी ऐसी बनी होती है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी तो बैंक में पैसा लाने के लिए, भाई एसेट है मेरे पास, अब हर एसेट तो बैंक में पड़ा नहीं ना, मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा तो बैंक से देना है। तो अगर मेरे पास कोई एसेट पड़ा है जो बैंक के फॉर्म में नहीं है तो पहले मुझे उसे बैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो मोस्ट कॉमन एसेट जो बैंक में कन्वर्ट किया जाता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो कई बार क्वेश्चन में होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बेच दी, बेसिकली बैंक में पैसा लाने के लिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसकी क्या एंट्री होती है? इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन की जगह छोड़ के, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक में आएगा सेल प्रोसीड्स, मतलब जितने भी रुपए पे इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा बुक वैल्यू पे, मतलब जितनी भी वैल्यू पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट बेची है तो हो सकता है फायदा हो सकता है नुकसान हो। तो अगर फायदा हुआ तो टू पीएनएल अकाउंट, अगर गेन हुआ प्रॉफिट हुआ सेल पे, और अगर नुकसान हुआ तो यहां पे पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट। अगर लॉस हुआ, सिंपल। वो क्वेश्चन में देखा आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। कई बार ये भी होता है कि भाई पार पे बेचती तो कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, वो आपको एंट्री यहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, डन हो गया। अब मेन एंट्रीज पे आओ। मेन रिडेम्पशन की एंट्रीज कैसे होती हैं? तो लिखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ब्रैकेट में लिख लेते अमाउंट ड्यू। तो भाई जब भी रिडेम्पशन करनी होती है हमको, डिबेंचर्स की रिडेम्पशन में जब हम देखेंगे वहां पे भी सेम फंडा होगा, यहां पे भी सेम है। पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा ड्यू करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो जितने भी परसेंट का प्रेफरेंस शेयर है, वट एवर परसेंटेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो फिर यहां प्रीमियम लिखना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहां पे फेस वैल्यू आ गया प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडीम हो रहा है,
यहां पे अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम आ गया, ठीक है। उसके बाद अगली पांचवी एंट्री फॉर सेटलमेंट, यानी कि आपने अमाउंट ड्यू कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अब ड्यू करके छोड़ थोड़ी दोगे उसको, सेटल भी तो करोगे, पे भी तो करोगे। तो सेटलमेंट के लिए क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट यहां अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टोटल ड्यू करा था, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, भाई यहां पे जो टोटल अमाउंट ड्यू हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो टोटल आप फिर यहां पे बैंक से पे कर दोगे, ठीक है। सर क्या इतनी एंट्री होगी, और भी होगी? नहीं, दो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज और भी होगी। पहली होगी क्रिएशन ऑफ सीआरआर। कब होता है आपको पता है, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से रिडेम्पशन हो रही है, बिना शेयर्स नए शेयर्स इशू करे अगर रिडेम्पशन हो रही है, तो फिर आपको सीआरआर अपने आप बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी। ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन कभी नहीं आपको बोलेगा कि सीआरआर बनाओ, कि सीआरआर की एंट्री करो, सीआरआर कैलकुलेट करो। वो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या सीआरआर बनना है, अगर बनना है तो कितना बनना है, और उसको बनाने की एंट्री आपको खुद बे खुद करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, बहुत सिंपल है भाई, हमने कॉन्सेप्चुअली बोला सीआरआर बनता है फ्री रिजर्व से, तो इसकी एंट्री कर लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये एक फ्री रिजर्व होता है, आपको अच्छे से पता है। ये नहीं है तो पीएनएल अकाउंट होगा, इसको यूज कर लो। मतलब इन अदर वर्ड्स फ्री रिजर्व यूज करना है भाई। फ्री रिजर्व जब भी यूज करते हैं तो वो आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बोनस में भी मैंने बोला था, यहां पे दोबारा बोलूंगा, फ्री रिजर्व आप जब भी यूज करते हो आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। टू सीआरआर, ठीक है। तो बेसिकली फ्री रिजर्व्स डेबिट हो रही है, सीआरआर क्रेडिट होगा। और क्या एंट्री होगी सर, और भी कोई एंट्री होगी? बिल्कुल, सातवीं एंट्री राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी कि जो ऊपर आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डेबिट किया, ये क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा सा। कंपनी के पास 100 रुपए के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कंपनी को 110 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो उनको 10 रुपए फालतू पे करना पड़ रहा है। तो ये जो 10 रुपए फालतू पे कर रही है कंपनी, वो उनके लिए नुकसान है, लॉस है, इसलिए ऊपर लॉस को डेबिट किया। अब लॉस को डेबिट करके लॉस छोड़ थोड़ी दोगे, उसको राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। तो उसको राइट ऑफ कैसे करना है, ये राइट ऑफ होगा फ्री रिजर्व से। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जनरल रिजर्व ऑब्लिक पीएनएल, जिस ऑर्डर में यूज करना चाहो। कई बार आईसीआई क्या करता है, पीएनएल पहले यूज कर लेता है राइट ऑफ के लिए, जनरल रिजर्व बाद में यूज करता है, बट कोई रूल नहीं है भाई, लॉ ने कुछ नहीं बोला, आईसीआई ने क्लियर कट कुछ नहीं बोला, तो आप फ्री रिजर्व जैसे चाहो यूज करना। बट बुद्धि की बात है, फ्री रिजर्व होंगे यूज, सीआरआर के लिए भी फ्री रिजर्व यूज होंगे, और प्रीमियम और रिडेम्पशन राइट ऑफ करने के लिए भी फ्री रिजर्व यूज होंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऊपर जितना भी प्रीमियम आपने डेबिट किया ऊपर की एंट्री में, उतना यहां क्रेडिट हो जाएगा और ये राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट, इस राइट ऑफ की जो मैंने एंट्री करी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये एंट्री बिल्कुल सही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहां पे आपको राइट ऑफ करना है फ्री रिजर्व से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या? एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड to write off premium on redemption of preference shares या फिर डिबेंचर्स।
तो बच्चों अगर आप सेक्शन 52 आप बचपन से याद रटते थे आप 12th में भी रटते थे सेक्शन 52, और फाउंडेशन में भी रटवाया जाता है आपको कि सेक्शन 52 में सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस हैं। इन 5 यूजेस के अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम और कहीं नहीं यूज किया जा सकता। तो वहां पे एक यूज आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो, नहीं तो आप एक बार चेक कर लेना। वहां पे लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जा सकता है। तो सेक्शन 52 की बात देखते हुए बच्चों, जो मैंने राइट ऑफ की एंट्री यहां करी, आप मत लिखना, आइडियली यहां पे मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकता हूं एज पर सेक्शन 52। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकता हूं, लेकिन आपको ये यूज नहीं करना। चाहे आप लिख के काट देना कि कभी आपके मन से ऐसी गंदी गंदी सोच आए कि नहीं हम तो राइट ऑफ के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, तो अगर ऐसी गंदी सोच आपके मन में कभी कल को आ जाती है तो सेफ साइड के लिए लिख के काट दो कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट ऑफ नहीं करना। सर ये क्या मजाक है? सेक्शन 52 में बचपन में हमने रटवा दिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जा सकता है, लेकिन अब आप लिख रहे हो कि नहीं हमें यूज नहीं करना। एक्चुअली में जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आया इसका तो आपने कटवा दिया कि नहीं यूज करना। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है बच्चों, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जहां पे ये 5 यूजेस बता रखे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, उसका एक प्रोवाइजो भी है। अब प्रोवाइजो क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने लॉ पढ़ी होगी तो आपको प्रोवाइजो का मतलब पता होगा, नहीं पता तो कल पता लग जाएगा। बस एक वो एक्सेप्शन देता है, वो एक बात रखता है। सेक्शन 52 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है बच्चों, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, लिखना पहले फिर बताता हूं, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड under section 133 of Companies Act 2013 whose financial statements, शॉर्ट में लिख दूं, आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FS comply with accounting standards। cannot utilize securities premium for providing premium on redemption। लो जी, ये एक बात है जो बचपन में आपको पता ही नहीं गई, लेकिन हमें यहां पे बताना जरूरी है बिकॉज इसकी एप्लीकेशन ही है जिसकी वजह से हम अपनी एंट्रीज में, यानी मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर रहे। और इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि अगले चैप्टर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आएगा, वहां पे भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात होगी, ठीक है? तो वहां पे भी इस बात की यूज होगा, आपको ध्यान रखो। तो बेसिकली एक प्रोवाइजो है सेक्शन 52, सिंपल भाषा में समझ लो, एक एक्सेप्शन दे रखा है। प्रोवाइजो में लिखा है कि वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट 2013 के 133 सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 133 कंप्लाई हो रहे हैं विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसी कंपनीज सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और मेजॉरिटी कंपनीज इस क्लास में फॉल कर जाती है, प्रिस्क्राइब कंपनीज के अंदर आ जाती हैं। इस वजह से बच्चों आईसीआई मानता है हमेशा क्वेश्चंस पे कि जो क्वेश्चन में कंपनी चल रही है वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज ही हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे लिख लो एरो डाल के, आईसीएआई ऑलवेज अज्यूम्स प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं ऐसी कंपनीज को प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, वो कंपनीज जो सेक्शन 133 के तहत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, अब वो इंटर में पढ़ोगे, है ना? लेकिन ऐसी कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस कर रही हैं, जो सेक्शन 133 में नोटिफाइड है, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज को मना किया गया कि आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए या डिबेंचर्स के लिए यूज नहीं कर सकते सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, तो आईसीआई ऑलवेज अज्यूम्स प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज
इन क्वेश्चंस, हेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट यूज्ड इन द अबव जर्नल एंट्री। सर हम क्या अनप्रिस्क्राइब्ड कंपनी मान के कर सकते हैं क्वेश्चन? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए ये बात अलग से लिखवा रहा हूं मैं आपको। अगर कर सकते तो मैं आपको ऊपर लिखवा देता सिक्योरिटी स्कीम, मैंने वो लिख के काटा है। इसका मतलब आपको भी यूज नहीं करना है, आपको आईसीआई की बात माननी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन में जो कंपनी दे रखी है वो प्रिस्क्राइब कंपनी में फॉल कर रही है, अकॉर्डिंगली वो एएस का कंप्लाई कर रही है, अकॉर्डिंगली हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट इज क्लियर, आई होप सो। ठीक है, बाकी अब लॉ जब पढ़ोगे डिटेल में तो आपको इसके पीछे की क्या टेक्निकलिटी वो समझ आ जाएगी, मैं अब उसमें घुसना नहीं चाह रहा। लेकिन मेन बात ये है, क्रक्स ये हो गया कि आपकी जो राइटिंग ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन है कि जो जर्नल एंट्री वो ये होगी जिसमें आपको फ्री रिजर्व्स डेबिट करने हैं, प्रीमियम और रिडेम्पशन और प्रेफरेंसेस क्रेडिट करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बच्चों जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रिडेम्पशन से रिलेटेड अपने पूरा बेस बनाया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन के सोर्सेस क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है, सीआरआर कैसे बनता है, कब बनता है, कितना बनता है, क्यों बनता है, सब कुछ सीखा। और रिडेम्पशन से रिलेटेड जो हमारे लिए रेलिवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, जो हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स बच्चों फिर हम अपनी किताब के क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज की लेक्चर की सारी बातें आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया बच्चों आज की लेक्चर अगर आपको क्लियर हो गया तो ट्रस्ट मी इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, प्लीज बच्चों छोटा सा चैनल है मेरा, उसको सपोर्ट कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप देखते हो लेक्चर लेकिन लाइक नहीं करते, मुझे पता है बात, लाइक कर देना, एक बट टच करना है, कुछ पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, एक लाइक का बस बटन टच करना है ना, तो लाइक कर देना। आप बिंदास खुल के अपने कमेंट्स डालना, जो भी आप लिखना चाहो, आप मेरी बुराई भी करना चाहो तो बुराई भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं बुराई भी पढ़ लूंगा, कमेंट कर लेना। और अगर जेन्युइनली लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है, बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको पता लग जाए जब मैं इस सीरीज का जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।